वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसका रिकैप करा देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ जानिए कि आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। डाइजेशन का जो शुरुआत होता था वो यहाँ से होता था, और जो आपका रेस्पिरेशन का शुरुआत होगा वो यहाँ से होगा। और दोनों का जो है फ्रेनेक्स द्वारा ही दो पाथवे होता है, जिससे होते हुए एक जहाँ स्टोमक को पहुँचती है तो एक हार्ट को पहुँचती है। तो हम लोग जब आपको ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे आपको कि क्या चीज़ होता है नहीं होता है, इसके बारे में कि कैसे रेस्पिरेशन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले चलिए हम लोग एक रिकैप करते हैं कि एक स्टोरी की तरह बात को समझिए कि आपको डाइजेशन के तहत आपके पास आ गया था ग्लूकोज। डाइजेशन के तहत आपको आ गया C6H12O6, आपके पास ग्लूकोज आ चुका था। ये केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज जो था कैसा था, सॉल्युबल फॉर्म में था, जो कि ब्लड के साथ मिल सकता था, सबके साथ मिल सकता था। अर्थात उसको सेल क्या कर सकता था, सेल एसिमिलेट कर सबने सेल ने अपने अपने पास रख लिया। अब सेल को क्या करना है, सेल को फंक्शन करना है कि अगर मानो कि जैसे सेल है तो अगर कोई टिश्यूज बनाना है, उसको फर्मेंटेशन ऑफ टिश्यूज करना है, कहीं पे चोट लगी है वो ठीक करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसके पास ये चीज़ पहले से उसके पास ये चीज़ आ चुका है। अब उसके पास क्या क्या चीज़ और होता है, अपने से उसके पास जो रहता है वो होता है एडीपी रहता है, उसके पास इनऑर्गेनिक फास्फेट रहता है, जिसको कि अब ये क्या करेगा, C6H12 ADP और फास्फेट को मिलाकर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत आपके यहाँ नोज से होती है। जब ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और जैसे ही ऑक्सीजन हम लोग लेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होगा कि ग्लूकोज एनर्जी के रूप में टूट जाएगी। अर्थात पहले एडीपी और फास्फोरस क्या था, डेड बैटरी था, मरा हुआ था। अब जो कि चार्ज हो गया, जिसका कि नाम हम लोग नया नाम दे देते हैं, क्या चीज़, चार्ज हो जाने पर इसका नया नाम आ जाता है हम लोग का एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। अब बात आती है ये चीज़ कि ग्लूकोज का सिर्फ जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो ये बात जनरली 90% केसेज में, 90% ऑर्गेनिजम्स में होते हैं कि आपको ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। बट कुछ ऐसे होते हैं जिसको कोई लिंक से हटकर काम करना रहता है हमेशा, दैट इज ईस्ट होता है, अमीबा होता है। तो ये सब क्या करता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। तब उसके साथ क्या होगा, नहीं होगा, इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सीधी सी बात है भाई, रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, रेस्पिरेशन है कि जिसमें हम लोग के पास जो एसिमिलेटेड फूड डाइजेशन के बाद आ चुका रहता है उसको सेल द्वारा यूज किया जाता है। किसके हेल्प से, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट तीनों मिलकर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के तहत हम लोग के लिए क्या चीज़ बनाते हैं, एटीपी बनाता है, जो कि एनर्जी का करेंसी होता है। अर्थात जितना तुम खर्चा करते हो उतना तुम उसका खर्चा कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ है कि आप लोग को ये चीज़ जानना होगा कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत दो तरह के रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक, नाम से पता है, एरो का मतलब जिसमें एयर हो, तो एयर हो अर्थात ऑक्सीजन हो, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है वह एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा अनएरोबिक। अब एक बात समझ लो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होगी। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताया था ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग क्या चीज़ होता है, सिर्फ सांस को लेना और छोड़ना ही ब्रीदिंग है। बट रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी इंक्लूड रहता है और एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी इंक्लूड रहता है। तो चलिए हम लोग
अब नोट्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन मोस्ट ऑफ केसेज द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ज़्यादातर केसेज में ऑक्सीजन जो होता है कैरी आउट किया जाता है किसके द्वारा? रेस्पिरेशन के द्वारा। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के बिना यूज के करता है। बेस्ड ऑन द यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक है एरोबिक, चलिए एरोबिक के बंद। द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। इसमें ग्लूकोज क्या होता है? कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है इनटू ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। और इसमें जो ग्लूकोज होता है पूरी तरह से एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के तहत पहले पायरूवेट में तोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट गया किस चीज़ में? 6CO2 6H2O और एनर्जी ATP के रूप में आ गया। तो 6CO2 और 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग नाक के द्वारा छोड़ देते हैं और H2O पानी के द्वारा रेक्टम और एनस के द्वारा निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसेस जो होता है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का एंड हो जाता है। दूसरी चीज़ बात समझिएगा यहाँ पे कि अगर O2 का उपस्थिति नहीं होगा तो किस चीज़ में जो O2 का अगर उपस्थिति नहीं होगा तो ये किस चीज़ में चला आएगा? पायरूवेट के रूप में आ जाएगा। किस चीज़ में? पायरूवेट के रूप में आ जाएगा। और पायरूवेट में क्या है? लेस एनर्जी है, और जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी तब तक लेस एनर्जी ही बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते ही हैं, पावर हाउस था, पूरा जो फैमिली का दारोमदार था। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल में कि पूरा फैमिली का दारोमदार किस पर था? इसी पे था। तो ये पावर हाउस था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का स्टोर्ड होता है, वहीं पर इसका साइट्स होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। दस द ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स में हम लोग खुद हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में चर्चा की हैं। चलिए दूसरा चीज आप लोग समझिए यहाँ पे कि anaerobic respiration, the respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration। जो कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति को होता है उसे anaerobic respiration कहते हैं। The microorganism like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ही रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज फूड इनटू इथेनॉल एंड CO2 एंड रिलीज एनर्जी। मतलब कि जो ग्लूकोज को तोड़कर पायरूवेट बना, चूँकि पायरूवेट के पास अब वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है तो इसलिए वो क्या क्या चीज़ बनाता है? इथेनॉल, CO2 एंड रिलीज एनर्जी जो कहता है बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच लेस एनर्जी। अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो था बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लाइकोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है पायरूवेट में टूटकर क्या चीज़ बनाता है? 2C2H5OH प्लस 2CO2 एनर्जी इन साइटोप्लाज्म। अब या इसका जो होता है एनर्जी हो जाता है और ये बनता है कहाँ चीज़ में? साइटोप्लाज्म में। मतलब ईस्ट का जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में इसका काम होता है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और 2C2H5O5 बनाता है जो कि इथेनॉल कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। जो एनर्जी होता है वेरी लेस अमाउंट में होता है, बहुत कम। समटाइम देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। कुछ समय मतलब कुछ बार जब
लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग रनिंग करते रहते हैं या जब हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो उस स्थिति में जो ऑक्सीजन जो लेने की ब्रीदिंग जो रेट होता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाता है। इस कारण क्या होता है ना कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए देखते होइएगा जब हम दौड़ के थोड़ा सा आता है ऐसे फूलते रहता है, दैट इज वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब हम ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारे शरीर का एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गया रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती नहीं है। तो जो ग्लूकोज रहता है उसका वो अगर टूटता अगर उसका ब्रेक डाउन भी होता है तो लेस एनर्जी मिलता है। तो इसलिए हम जो करते हैं सांस बहुत तेजी में लेते हैं ऐसे करते हैं। तो इसलिए जनरली ज़रूरी रहता है कि आप अगर दौड़िए या कोई काम कीजिए उसमें तो थोड़ा सा ज़रूर ऑक्सीजन लेते रहिए ताकि आपके शरीर में जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है वो बना रहे। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ जो ऑक्सीजन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, जिसके कारण एनर्जी कम रहता है। और जो ब्रेक डाउन भी होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो लैक्टिक एसिड के रूप में हमारे मसल्स में स्टोर्ड हो जाते हैं, जो कि बहुत दर्द करता है। तो देखिए समटाइम्स व्हेन देयर इज lack of oxygen in our muscles, also another pathway of the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into, यहाँ पे पायरुवेट क्या चीज़ में मतलब पहले पायरुवेट देखो पायरुवेट जब ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में और पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP CO2 और H2O में टूट गया। फर्मेंटेशन में क्या हुआ, दैट इज ईस्ट के रेस्पिरेशन में क्या चीज़ हुआ कि जो पायरुवेट था वो इथेनॉल CO2 और एनर्जी में टूटा। और अब हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस कारण क्या होता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड के रूप में, और जो यहाँ पर 2C2 था अब यहाँ पर हो जाता है C3 हो जाता है। C जो लैक्टिक एसिड होता है उसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहते हैं। तो यह भी क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, CO2 बनाता है और रिलीज करता है सम एनर्जी, जिसके कारण कि ही हम लोग को थोड़ी देर में थकावट महसूस होने लगती है। ग्लाइकोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा और पायरुवेट में टूटकर क्या चीज़ बनाया, 2 लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनाए, एनर्जी बनाया। और ये भी कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म जो मसल्स टिश्यू होते हैं वहाँ पर होते हैं। ATP क्या चीज़ है, यही चीज़ बताया हो जो हम पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा और समझ लीजिएगा इसको पढ़कर। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या जो होता है आपको अति बता रहे हैं, इसका क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज़ होता है वो चीज़ हम बता रहे हैं। इसका एरोबिक रेस्पिरेशन डिफ्रेंसिएशन एरोबिक और अनएरोबिक में सबसे पहला तो है कि एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। इसमें लार्ज एनर्जी निकलता है एरोबिक में, इसमें लेस एनर्जी निकलता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन इथेनॉल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, इसमें क्या चीज़ है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है, CO2 H2O बाहर निकलता है और इसमें इथेनॉल लैक्टिक एसिड निकलता है। होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। आपका रेगुलर मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी ज़रूर कम से कम जो आदमी देखे उसको लाइक ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, आप एक काम कर सकते हैं, जिनको याद करने में दिक्कत होती है या वीडियो को ज़्यादा देखने में दिक्कत होती है, आप एक बार नोट डाउन कर ले PDF को। और दूसरा चीज़ कि कान में जब भी आप म्यूजिक सुनने के शौकीन हो या जैसे भी, तो आप जब ये यूट्यूब का ना, यूट्यूब के नीचे होता है प्लेबैक स्पीड, उसको 1.25 पे लगा कर इस वीडियोज को या किसी वीडियोज को अगर आप सुनते हैं तो हो सकता है कि आपका माइंड उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे और आपको उसकी आदत हो जाए कि हाँ कैसे क्या चीज़ सर बोले हैं, क्या चीज़ नहीं बोले। तो 2 से 3 बार अगर आप उसको सुनते हैं तो गारंटी आपको समझ में आ जाएगी। आप एक बात समझ लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मैथ बना कर देख रहे हैं, 10th क्लास का मैथ में बहुत हालत खास्ता है, पर अगर आप साइंस को अच्छे से पढ़िएगा तो आप खुद भी, आप कोई भी बुक बनाइए, वो SC वर्मा का बनाइए, RD शर्मा का बनाइए, किसी का भी बनाइए, आपको बहुत हेल्प्स होने वाले हैं वीडियो से और नोट से। जनरली मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको न्यूमेरिकल में भी दिक्कत ना हो, हर चीज़ में दिक्कत ना हो, ऐसा तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा चीज़, आपके पास एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये YouTube चैनल है और मेरे पास बहुत क्रिएटिव करने के भी
मतलब समय टाइम्स भी है और मैं क्रिएटिव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया। तो मैं अभी जैसे 1-2 मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने वाला हूँ बहुत अच्छे साइंटिस्ट पे, और एक है इमेजिन ऑफ साइंस करके मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ। जैसे आपको अगर कोई चीज़ भी देखनी है तो वो प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग का इस वीक में जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उस वीक में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं हो सकता है 1-2 वीक मतलब 2-4 क्लासेस लगातार न्यूमेरिकल्स का कराऊं या क्वेश्चन आंसर कराऊं। दूसरा चीज़ कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू होता है, और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद लाइट बचती है, और लाइट 2 से 3 मंथ में बहुत इजी होता है, आपको भी समझ में आएगा, बहुत पहले भी पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से आपका ना एक जो सेक्शन है फिजिक्स वो बहुत इजी सेक्शन है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बना सकते हैं। तो उस पर पकड़ बनाइए बढ़िया से, हर चैप्टर पर हर टॉपिक पे पकड़ बनाइए। बायो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो बायो पे भी पकड़ बनाइए, केमिस्ट्री पे पकड़ बनाइए, लेकिन फिजिक्स जो है ना वो खून में बसना चाहिए आपके। जैसे ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला गया था डाइजेशन के साथ, एसिमिलेशन के साथ, तो उसी तरह चला। हाँ, एक और चीज़ इमेजिन ऑफ साइंस में ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारा क्या चीज़ कौन चीज़ मतलब स्किन ज़्यादा हमारा फिजिकल जो कांटेक्ट होता है या जो हमारा फिजिकल जो थिंकिंग होता है या मेंटल जो थिंकिंग होता है उसमें कौन ज़्यादा प्रभावी होता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत सारा वीडियो ऐसा बनाऊंगा जो कि इमेजिन ऑफ साइंस से रिलेटेड होगा। साइंस से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दूसरी चीज़ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर्स भी आपको सबको है और ग्रुप हमारा है ही, उसमें कभी भी पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन का जवाब ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को देखता हूं और देखते ही मैं कोशिश करता हूं कि आपका जवाब दे दूं। ओके, टेक केयर, अच्छे से रहिए और बढ़िया से लगातार पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़ते रहिए, क्योंकि आप इसको मस्ती के रूप में लीजिए। देखिए मैं पढ़ाता भी हूँ आपको तो मस्ती में, और पढ़ने के लिए भी कहता हूँ तो मस्ती में ही कहता हूँ। चलिए ओके, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए।